आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। ठीक है ना। यूनिट नंबर 4 जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे पहले हमने बात किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उससे भी पहले हमने बात किया था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना। ये सारे कुछ टूल्स हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब कुछ टूल्स हैं हमारे जो हमें सेल की स्टडी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम सेंट्रीफ्यूगेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब कुछ ना कुछ पता ही होगा कि हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ठीक है ना। लोअर क्लासेस में भी आपने थोड़ी बहुत ना कुछ तो सुना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो मैं बिल्कुल बिलो दी एवरेज जाके नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नॉर्मल जो है वही लेके चलूंगा। मैं मान के चलूंगा कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन पता है। अब मैं इसको डिफाइन नहीं करने जाऊंगा कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको एक सेकेंड। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। ठीक है। तो सो फार इन द प्रीसीडिंग यूनिट ब्लॉक नंबर 1 में हमने बात किया सेल के बारे में, देखा हमने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, उनके रोल्स, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये सब बात की हमने। हमने बात की ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की, हमने बात की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। हमने देखा कि ये सारे क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे सेल की स्टडी के लिए। ठीक है ना। अब देखो मेन जो चीज़ें यहाँ पे क्या है, ये कुछ मेन पॉइंट है। एन अप्रोच यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि अगर आपको टिश्यू स्टडी करना है तो आपको अगर टिश्यू को सही ढंग से समझना है तो आप एक इंडिविजुअल सेल को समझो। लेकिन अगर आपको एक सेल को भी अच्छे ढंग से समझना है, एक सेल को अच्छे से समझना है, तो उनके जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल है, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल मीन्स आप समझ रहे हो, जो ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, सेल्यूलर ऑर्गेनेल है, उनको इंडिविजुअली स्टडी करो। सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स, सेल में पाए जाने वाले सेल्यूलर ऑर्गेनेल को आप इंडिविजुअल स्टडी करो। अगर एक ऑर्गेनेल को भी आपको सही ढंग से समझना है, लेट्स सपोज आपको माइटोकॉन्ड्रिया को सही ढंग से समझना है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ होल स्टडी मत करो। आप क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल एनालिसिस करो, किन किन केमिकल से बना हुआ है, क्या है। ठीक है ना। वो जो केमिकल्स है आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रही है, तो बिल्कुल केमिकल लेवल पे जाके स्टडी कर दो, करो। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है ना। कि आपने टिश्यू से नीचे आए, आपने बोला सेल की बात करेंगे, आप सेल से भी नीचे आए, आपने बोला मैं एक ऑर्गेनल की बात करूंगा, आप ऑर्गेनल से भी नीचे आए, आपने बोला नहीं मैं पहले केमिकल एनालिसिस कर लेता हूँ कि जो चीजें हैं किस चीज से बनी है। ठीक है ना। तो समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये आपकी क्लास 11th में भी थोड़ी बहुत बातें की गई है इसके बारे में। इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना। सेल में पाए जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट कर लो एंड देन स्टडी देम इन आइसोलेशन। उनको अलग अलग से स्टडी करो। आपने सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, उनको इंडिविजुअली आप क्या करो, स्टडी करो। ठीक है। Biologists have been biologists have used centrifugation as one of the tool to separate biomolecule, macromolecular complexes and organization। बेसिकली ये क्या है, एक सिंपल सी टूल है। ये सिंपल सी टूल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डीएनए निकाल के दो, मुझे सेल से डीएनए निकाल के दो, मैंने बोला आपको कुछ सैंपल दिए मैंने आपको एक सैंपल दिया, मैंने बोला भाई मुझे डीएनए निकाल के दो, मुझे डीएनए चाहिए, मुझे इस सैंपल का डीएनए निकाल के दो, मुझे उस डीएनए पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, मुझे बस डीएनए चाहिए, मुझे पूरा सेल नहीं चाहिए, मुझे बस डीएनए निकाल के दे दो। तो आप क्या करोगे, तो आप यूज करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन, आप यूज करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। Therefore, centrifugation is a routine laboratory technique in modern biochemical, cellular and molecular biological study। ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब देखो, centrifugation is a technique that uses centrifugal force to separate and purify biological components such as cell and subcellular organelle suspended in liquid medium। देखो क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, उनके अंदर क्या डाल देना है, उनके अंदर आपको क्रश किया हुआ मीन्स आपको सैंपल जो है वो क्रश किया हुआ, कि सेल पहले से ही बस्ट हो चुका है, सेल पहले से ही फूटा हुआ है। ठीक है ना। पहले से ही जो सेल बस्ट कर चुके हैं, जो आप सेल कैसा कर चुके हो, सेल को आप मिक्सचर में अच्छे से पीस चुके हो। ठीक है ना। तो उनको लेना है, ठीक है ना, उस चीज को लेना है और आपको क्या कर देना है, रख देना है आपके
टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ लिक्विड मीडियम है। इस टेस्ट ट्यूब में ये खाली टेस्ट ट्यूब नहीं है, एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है ना, इसमें कुछ लिक्विड है। अब आप क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन से लगा के यहाँ से कहीं से क्या कर दो, इसको यहाँ से बांध दो, ये तो कुछ इधर से स्टॉप करो, इसको गोल गोल घुमाओ, ठीक है ना, जितने जोर जोर से घुमा सकते हो। ले सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, किस चीज़ की बॉल है, एक सॉफ्ट रुई की बॉल है, ठीक है ना, रुई, वुल, आपके हाथ में एक वुल की बॉल है, वुल की बॉल है, और आप घूम घूम के आपने बहुत पहले बहुत चक्कर काटा, ठीक है ना, बहुत घूमा आप बहुत घूमे, थोड़ी मोमेंटम बिल्ड करी, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। देन आपने क्या किया, अचानक से बॉल फेंका, तो कुछ दूर जाके गिरेगी, ठीक है, कुछ दूर जाके वो गिरेगी, आप घूमते रहे, आपने अचानक फेंका, एक कुछ दूर जाके गिरी। अब आपको दिया गया एक किस चीज़ की बॉल, आयरन, लोहे की बॉल दी गई। देन आपने सेम प्रोसीजर किया। अब आप जब इसको फेंकोगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक। The particles are suspended at different sedimentation rate according to their size, साइज पे डिपेंड करेगी, शेप पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, इन एन अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट सपोज हमने क्या किया, हमने एक तो लिक्विड मीडियम था, ये हमारे पास लिक्विड मीडियम था, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लिक्विड मीडियम है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें डाले, मैंने इसमें डाला मैंने इसमें डाला एक सेल को अच्छे से पीस के इसमें डाला, मीन्स यहाँ पे मान लो राइबोसोम भी आ गया, यहाँ पे आपके पास राइबोसोम भी आ गया, यहाँ पे आपके पास मान लो क्लोरोप्लास्ट आ गया, मान लेते प्लांट सेल है, यहाँ पे आपके पास गोल्जी बॉडी आ गई, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, बहुत सारी चीजें सब हमने डाल रखी है। अब इस चीज को जोर जोर से घुमाओगे तो क्या होगा ना, क्या होगा, ये जो मान लो ये जो भी हमने बोला इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोले शायद से, तो ये यहाँ पे आ गया कुछ समय बाद, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ये येलो, ये थोड़ा ज़्यादा दूर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। तो सारे क्या हुए, सेडिमेंट हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी। ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा सेडिमेंट हुआ। येलो आपको दिख रहा है ज़्यादा सेडिमेंट हो गया, ये ज़्यादा दूर फेंका गया है, येलो ज़्यादा दूर चला गया, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी ज़्यादा रही होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा रही होगी, ठीक है ना, और इसके साइज शेप पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। तो जो सेडिमेंटेशन का रेट है कि कौन कितना दूर जाके सेडिमेंट हुआ है, तो वो डिपेंड करती है आपके पार्टिकल्स की साइज से डेंसिटी पे, ठीक है ना। इन एन अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल सी बात है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे ना, हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, नॉर्मली रख के इसको नॉर्मली आने दोगे तो वो तो नॉर्मल सा ग्रेविटी के कारण आ गया नीचे, ठीक है ना। अगर नॉर्मली इसको घुमा नहीं रहे हो आप, इसको अगर आप नहीं घुमा रहे हो और ये नीचे आ रही है और ये नीचे आ रही है, सेडिमेंट कर रही है, तो ये तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हुआ, ठीक है ना। बट अभी हम किसके इन्फ्लुएंस में करवा रहे हैं इस चीज़ को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। क्योंकि ग्रेविटी का वेट करोगे तो ये चीज़ें होने में इनको लग जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा, होने में 10 घंटे लग सकते हैं, ठीक है ना, इसको सेडिमेंटेशन में 10 घंटे लग सकते हैं। जो इनिशियली तो सब एक लेवल पे थे, अब हमने देखा सब अलग अलग हो चुके हैं, ये इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है, तो हम इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि हाँ भाई टेस्ट ट्यूब पे इतनी दूरी पे जो है वो उस चीज़ को निकालोगे तो वो क्या क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा मान लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, इस और थोड़ा दूरी पे जाओगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है ना। अभी आगे सब पढ़ेंगे अभी आगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे ही आप कराओगे तो ये 10 घंटे का काम 2 मिनट में, 1-2 मिनट में हो जाएगा, 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। अब इस चीज़ में दिया गया कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, तो हम तो ये देख के टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है।
प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल। The basic principle of centrifugation is based on sedimentation। नॉर्मल सी बात है, सेडिमेंटेशन है। अगर वो सेडिमेंट नहीं करेंगे, सेडिमेंट नहीं करेंगे, आपने लिया टेस्ट ट्यूब, आपने लिया था टेस्ट ट्यूब, ये लो यहाँ पे हमारा लिक्विड मीडियम था, ठीक है, यहाँ पे हमारा लिक्विड मीडियम था, हमने डाला कुछ, ठीक है, हमने डाला, अपने सैंपल डाला, तो आपने जो सैंपल डाला तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट भी है, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इस जगह आपको राइबोसोम भी है, इस जगह आपको लाइसोसोम भी है, इस जगह आपका ईआर भी है, इस जगह आपके गोल्गी गोल्गी भी है, इस जगह पे आपका प्रोटीन भी है, इस जगह आपके पास न्यूक्लिक एसिड भी है, इस जगह पे ग्रीन आयरन सब है, सब एक ही पॉइंट पे है। तो बोलूँगा आइसोलेट करो, कैसे कर लोगे? अगर मान लो डीएनए ज़्यादा भारी, मान लेते हैं डीएनए बहुत ज़्यादा भारी है, डीएनए बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण वो बिल्कुल आगे यहाँ पे आके बैठ गया, इधर आके बैठ गया। मान लिया हमने डीएनए बहुत ज़्यादा भारी है, वो बिल्कुल आगे नीचे आके बैठ गया, ठीक है ना। हमने माना राइबोसोम बहुत हल्का है, राइबोसोम बहुत हल्का है, वो बस ऊपर ऊपर ही रहा, राइबोसोम ऊपर ही रहा, राइबोसोम ऊपर रहा। हम मानते हैं हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो बहुत ज़्यादा भारी है, ना वो बहुत ज़्यादा हल्का है, तो वो कहीं बीच में रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम मान लेते हैं ईआर, ईआर हमारा थोड़ा भारी है, थोड़ा भारी है, ज़्यादा भारी नहीं, थोड़ा भारी है, तो ईआर हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। मान लेते हैं गोल्गी बॉडी थोड़ा हल्का है, गोल्गी बॉडी थोड़ा हल्का है, ज़्यादा हल्का नहीं, थोड़ा हल्का है, तो ये थोड़ा ऊपर आया। ये सबकी प्रॉपर्टी अलग होगी ना, सब एक चीज तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है ना, सबकी साइज अलग है, सबकी शेप अलग है, सबकी डेंसिटी अलग है, तो बताया था ना, पहले ही बताया था कि ये डिपेंड करती है साइज, शेप और डेंसिटी पे। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है, सबकी अगर साइज, शेप, डेंसिटी सब एक बराबर रहेगी ना, तो आप इस चीज का कोई फायदा नहीं ले पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। तब सेडिमेंटेशन सब एक बराबर पे ही करेंगी, सब एक बराबर पे ही सेडिमेंटेशन करेंगे, ठीक है ना। ये तो सब बिल्कुल नीचे आके बैठ जाएंगे, तो सब बिल्कुल ऊपर तैरेंगे, तो सब बिल्कुल बीच में रहेंगे, अगर सब एक जैसे हैं तो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि चलो हमें डीएनए चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, तो इतना पोर्शन को हम हटा लेंगे, इतने पोर्शन को हम रिमूव कर लेंगे, और जो बाकी बचेगा हमारा वो रहा हमारा डीएनए। चलो हमको राइबोसोम चाहिए, तो हम ऊपर का थोड़ा पोर्शन निकाल लेंगे। चलो हमको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ऊपर का पहले इतना पोर्शन रिमूव करो, देन इस पोर्शन को आप निकाल सकते हो। तो समझ रहे हो ना कैसे हम आइसोलेट कर पा रहे हैं, कैसे हम आइसोलेट करेंगे, कैसे हम आइसोलेट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को आइसोलेट करेंगे, वो चीज़ समझो। सेडिमेंटेशन पे बेस्ड है। अगर नॉर्मली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कराओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ, वहीं अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हो तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब तो सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड सस्पेंशन, लिक्विड मीडियम में हमने इसको सस्पेंड कर रखा है, इन लिक्विड सस्पेंशन टू सेटल डाउन, ये नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहे हैं, टू सेटल डाउन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। धीरे धीरे सेडिमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे सेडिमेंट हो रहे हैं बॉटम में, ठीक है ना। किस में? नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे सभी लोग बिल्कुल बॉटम पे ही आ जाएंगे, ठीक है। नीचे की ओर सेडिमेंट कर रहे हैं, नीचे की ओर सेडिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अभी अगर हम इसको रोटेट नहीं करा रहे हैं तो अभी किस चीज के इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ग्रेविटी लग रही है, इस पे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। व्हेन ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर मोशन, जब आप पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाओगे तो आपको पता है इट एक्सपीरियंस टू टाइप ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल, देन सेकंड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल सेंटर के टुवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से अवे। फ्यूगल का मतलब समझ जाना, इसको डर लग रहा है, ठीक है ना। फ्यूगल का मतलब समझ जाना, इसको डर लग रहा है, तो ये भग रहा है, सेंटर से दूर भग रहा है, सेंटर तो यहाँ रहा, सेंटर तो ये रहा, ठीक है, सेंटर से ये दूर भग रहा है। तो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, तो सेंटर से दूर भग रहा हो तो वो वाला फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही फोर्स हमारे काम का है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम करता है, ठीक है ना। ये रहा आपका पाथ ऑफ पार्टिकल, ये ओमेगा आपको पता चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो बाकी इसमें तो कुछ काम का है नहीं समझाने का। अब देखो, एक मास कंसीडर करो, एक पार्टिकल कंसीडर करो, एक हमारे पास एक पार्टिकल है, वी हैव ए पार्टिकल जिसका मास कितना है, जिसका मास है हमारा एम नोट, हमने मान लिया इसका मास एम नोट है, ठीक है ना। मास हमने कितना माना? एम नोट। सस्पेंडेड इन ए लिक्विड
ऑफ डेंसिटी रो। हमारे पास एक लिक्विड ले लिया हमने, उसमें हमने इस पार्टिकल को डाला जिसका मास कितना है एम नोट का, कब जब बाहर था ये। अब जो इसका मास है वो हम क्या बोलेंगे इस चीज को, देखो इट वुड एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। आपको पता है ना, अगर ये किसी लिक्विड मीडियम में तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है। वो अपथ्रस्ट कितना लगता है, जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है। मान लो इसको जैसे, अरे सिंपल सी बात है ना, आप एक बड़ा सा मग लेना, बिल्कुल भरा हुआ मग, उसमें एक बॉल डाल देना, तो जितना पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी बाहर निकल गया उसका वॉल्यूम चेक करना, उसका वॉल्यूम और आपने जो बॉल डाला था उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। इतनी बातें आपको पता लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल ने जितना मास डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है ना, जितना मास इसने डिस्प्लेस कर दिया इस लिक्विड का, ठीक है, तो कुछ लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट रहा होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इसके कारण, ठीक है ना, इस मास के कारण, तो उसका जो वेट रहा होगा वही उतना ही फोर्स लगता है इसको ऊपर की ओर। आपको पता है ना, वेट इज ए फोर्स। वेट और मास आपको पता है ना। जब आप किसी को बोलते हो मेरा वेट 5 kg है, 10 kg है, 50 kg है, तो वो आपका वेट नहीं बता रहे हो, वो आप अपना मास बता रहे हो। वेट न्यूटन में होता है, वेट इज ए फोर्स। आप अगर आपका वजन अगर 50 kg है तो आप बोलोगे माई वेट इज 500 न्यूटन। 50 kg आप क्या बता रहे हो, 50 kg आपका मास है। मास की यूनिट होती है केजी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है ना। ये नॉर्मल चीज याद रखना। अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, दैट इज अपथ्रस्ट लगता है, हमें पता है। जो इक्विवेलेंट होता है, जो अपथ्रस्ट लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है वेट के बराबर। कौन से वेट के बराबर, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया आपने, जितने वेट का आपने लिक्विड डिस्प्लेस किया, ठीक है, उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा उस बॉडी पे जिसने उसको डिस्प्लेस किया है। ये पार्टिकल है हमारे पास, ये पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है ना, ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल ने, ठीक है ना, इस पार्टिकल ने जितना वेट डिस्प्लेस किया है लिक्विड का, उतना ही इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है। द पॉइंट मास m of the particle would now be minus the correction factor of the upthrust। देखो अब क्या सिंपल सी बातें हैं। अब आप जानते हो ना, अगर ये पार्टिकल आपके पास बाहर हो और ये पार्टिकल अंदर हो, सस्पेंशन के अंदर है, और जब ये बाहर था, मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होता है। मास जो पहले था वो अब रहेगा। वॉल्यूम भले ही चेंज होता है, हाँ मान सकते हो कुछ अंदर जाके श्रिंक हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, बट मास कैसे चेंज हो जाएगा। लॉजिक लगा सकते हो, मास चेंज नहीं होता। तो यहाँ पॉइंट मास क्यों दिया गया है, ये बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। मीन्स जब भी आप बात करोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जब आप फोर्स बैलेंस कर रहे होगे कि नीचे की इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, आप जब बात करोगे कि हाँ इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इधर की ओर हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना। जब आप फोर्सेस को बैलेंस करने जाओगे तो आपको अपथ्रस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपथ्रस्ट भी लगता है। जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सबको आपस में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे इन दोनों का, आगे हम देखेंगे, तो आपको अपथ्रस्ट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट भी लग रहा है, तो नेट फोर्स में आपको अपथ्रस्ट को भी काउंट करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इतना ईजी हो जाए कि हम बार बार अपथ्रस्ट की बात ना करें, ठीक है, हम बस इन दोनों की फोर्स की बात करके अपना काम चला लें। अपथ्रस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, नेगलेक्ट करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, कि इसको हटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई चलो है तो है, इसको डायरेक्टली हटा दो, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा कि इसको यूज ना करना, अपथ्रस्ट को बार बार दिमाग में ना रखना पड़े। तो आप क्या करोगे, आपने बोला कि मैं मास कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ एक अलग चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो अब जब आप मास की वैल्यू एम नोट माइनस एम नोट वी इंटू पी यहाँ पे रो है, ये चीज रखोगे ना, जब मास की वैल्यू आप ये रखोगे, इसको बोलते हैं पॉइंट मास। जब मास की वैल्यू ये रख के आप इक्वेशन में आगे बढ़ोगे, जब मास की वैल्यू ये रखोगे बार बार, ठीक है ना, तब आप अपथ्रस्ट को नहीं लगाओगे भी तो चल जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। बाकी हम ये नहीं देखेंगे ये हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे डेरिवेशन हुआ, इस चीज को हम बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं।
बस हमने क्या रखा, हमने क्या ध्यान में रखा कि नीचे की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक अपथ्रस्ट लगता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार बार-बार अपथ्रस्ट को यूज़ ना करें, बहुत हमारे कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत देगा। तो हम क्या करें कि हम अपथ्रस्ट को नेगलेक्ट कर सकें, ठीक है ना? तो हमने मास में कुछ इसको अपथ्रस्ट को हमने मास में इक्वेट करके कुछ ऐसा मास को ही बदल गया। मास के फॉर्मूले थोड़े, मास का ही थोड़ा इक्वेशन बदल गया यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब मास मैंने करेक्ट किया है। मास क्या है? इनिशियल मास क्या है? एम नोट माइनस एम नोट वी और पी, ये कर दिया हमने। मीन्स अब जो आपका जो बुओइंट मास है वो एक्चुअल मास से जो कम ही होगा ना। जो बुओइंट मास है वो जो एक्चुअल मास से कम है। कैसे? देखो एक्चुअल मास क्या है? एम नोट में से आपने कुछ माइनस किया, तो ये तो चीज कम आएगी ना एम नोट से, ये चीज तो कम कम आएगी एम नोट से, तो एम तो कम हो गया एम नोट से। समझ रहे हो? तो हाँ, यहाँ पे वी क्या है? ये वी क्या यहाँ पे वॉल्यूम है? नहीं, वी वॉल्यूम नहीं है, वी इज दी स्पेसिफिक वॉल्यूम, पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है ना? वी का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। देखोगे आप यहाँ पे, आप एम नोट क्या है? एम नोट इज द मास, एम नोट क्या है? मास मीन्स केजी। ये एम नोट क्या है? ये भी मास है, केजी। ये क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट केजी, वॉल्यूम पर यूनिट मास मीन्स वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर क्यूब डिवाइड बाय मास क्या हो गया हमारे पास? केजी। अब ये क्या है? रो का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास मतलब केजी अपन में वॉल्यूम। अब देखो केजी कटा, एम क्यूब कटा, तो केजी माइनस केजी, डायमेंशन आपने देख लिया, डायमेंशन सही है हमारा कि अगर ये केजी है, अगर एम नोट का डायमेंशन केजी है और इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो इसकी भी डायमेंशन केजी ही आनी चाहिए, तो आ तो रही है। तो बस सिंपल सी बातें याद रखनी है। एम नोट हमारा एक्चुअल मास पार्टिकल का, एम हमारा क्या है? एम हमारा बुओइंट मास है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है बुओइंट मास कि हाँ पानी में जाने के बाद उसका एक अलग ही मास होने लग गया, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ बट ऐसा होता है पानी में जब वो जाएगा तब वो आपको हल्का फील होगा, पानी में कोई चीज़ है रखा हुआ है, आप उसको उठाना तो वो आपको हल्का फील होगा, ठीक है? तो यहाँ पे V है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट मास। रो है हमारे पास यहाँ पे क्या? डेंसिटी किस चीज़ का? डेंसिटी हमारे लिक्विड मीडियम का, ठीक है ना? नाउ इफ द पार्टिकल रेफर्ड अबव इज सब्जेक्टिव टू सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, ठीक है ना? इट विल एक्सपीरियंस ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो पार्टिकल है अगर मैं उसको अगर इस चीज को मैं इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल सेंटर गोल घुमाते चलूं, ठीक है? तो वो एक क्या महसूस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के कारण वो क्या महसूस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फील्ड का मतलब है कि आप इसको रोटेट करो, आप इसको सर्कुलर में रोटेट करो, ठीक है ना? सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी दे दो, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड का मतलब ये हुआ। तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करेगा जिसको हम बोलते हैं जी हमारे पास क्या डिनोट करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज डिपेंड ऑन द एंगुलर वेलोसिटी। जी हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। एंगुलर वेलोसिटी आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा एंड दी रेडियल डिस्टेंस, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो, मान लो ये आपका पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे है, ठीक है ना? और इसको आप गोल घुमा रहे हो, सेंटर तो ये रहा ना, तो इस डिस्टेंस ये आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सेंटर से लेके पार्टिकल तक की दूरी, ठीक है? सेंटर से लेके पार्टिकल की दूरी उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आपके रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर वेलोसिटी। और किस एंगुलर वेलोसिटी? दैट इज ओमेगा। किस एंगुलर वेलोसिटी से आप घुमा रहे हो, कितने एंगुलर वेलोसिटी से आप उसको घुमा रहे हो, उस चीज पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? तो हाँ, ये नॉर्मल सी बातें हैं, हमने कर ली। अब आ जाओ आगे। आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर।
चलो ठीक है, ये भी हमने देख लिया। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मिला दो। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें m, ये जो मास है ना, हम जो मास बोल रहे हैं, इस मास को अब हम ये वाला मास लिखेंगे। इस मास को हम क्या कर देंगे, ये लिखेंगे m नोट, ये वाला मास यूज करेंगे हम। मास बराबर ये हम ये यूज करेंगे। क्यों, हमने बता ही दिया, क्यों हमें जो बॉइंट फोर्स है, जो हमें बॉइंट फोर्स है उसको हमें इग्नोर करना है, उसको हमें इग्नोर करना है। तो मास की जगह पे इस चीज को यूज करो, मास की जगह पे इस टर्म को यूज करो, मास की जगह पे इस चीज को यूज करो। मास की जगह पे आप एम नोट यूज मत करना। क्या यूज करोगे, एम नोट माइनस एम नोट वी पी, एम नोट माइनस एम नोट वी पी, ठीक है ना। सिंपल सी बातें हैं, याद रह जाएगी आपको, एम नोट माइनस एम नोट वी पी, ठीक है। तो हम मास की जगह पे ये यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। वैसे कोई पूछेगा नहीं क्यों यूज कर रहे हैं, नहीं यूज करना तो लो आप थ्रस्ट को भी कंसीडर करके आप क्वेश्चन करना, तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस, ठीक है। हमने क्या किया, बस m की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया इस चीज की। कैसे, g बराबर m की जगह पे क्या रख दूं मैं, एम नोट माइनस एम नोट वी पी को यहाँ पे मैं रो लिखता हूँ, रो का मतलब डेंसिटी, और क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब जी एम नोट, इन दोनों में एम नोट कॉमन दिख रहा है आपको, तो एम नोट को कॉमन ले लो, तो क्या बच गया इधर 1 माइनस वी रो और ओमेगा स्क्वायर आर। यही तो बोल रहा हूँ, एम नोट 1 माइनस वी रो, 1 माइनस वी रो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एम को बदलना है, हमें एम को क्या लिखना है, एम को लिखना है हमें एम नोट माइनस एम नोट वी बी, लिख दिया हमने, तो ये चीजें आ गई, आ गई, ठीक है। अब हम जानते हैं जी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू द मीडियम इज हिंडर्ड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो, इमेजिन करो एक पानी है, इमेजिन करो एक पानी मीडियम है, इमेजिन करो आप पानी में आगे चल रहे हो, आप पानी में आगे चल रहे हो, तो आपको पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा, पानी के द्वारा आप पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी सरफेस पे एक पीछे की ओर पानी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। थोड़ा सा इमेजिन करो चीजों को, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी पे पानी एक पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। मान लो ये मस्त, ये एक लिक्विड मीडियम है, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, लेकिन इस पे ये जो वाटर मीडियम है, ये इस पे एक पीछे की फ्रिक्शन लगाई जा रही है, वही फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम तो देख लिए कि पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, नीचे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। The movement of particle though through the medium, the movement of particle through the medium is hindered due to frictional force operating in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन की, जिसके जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके अपोजिट क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ डॉट वी, देखो वेयर एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, एफ तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, ठीक है ना, एफ तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का फिक्स रहता है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द शेप एंड मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, शेप एंड मास ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल का शेप कैसा है, पार्टिकल का मास, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, ठीक है ना, पार्टिकल का शेप, ठीक है ना, पार्टिकल का मास, पार्टिकल का शेप, पार्टिकल का मास और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, जो मीडियम है, जो लिक्विड मीडियम है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ठीक है ना, तो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। एंड द वेलोसिटी, और किस पे डिपेंड करेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी, की पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की साइज, पार्टिकल का मास, पार्टिकल की वेलोसिटी और विस्कस, ठीक है ना, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का मास, पार्टिकल का साइज, सॉरी पार्टिकल का शेप, साइज शेप की बात, पार्टिकल का शेप और विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम, इस चीज पे डिपेंड करती है आपकी कि फ्रिक्शन कितना लगेगा,
जो अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी मूवमेंट के को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगी इन चीज़ों पे। एज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जब सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे बढ़ता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आप बढ़ा रहे हो, कर रहे हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, अभी हम देखेंगे क्या होता है, इज रीच जब आपका जी और एफ एक बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। जी और एफ का मतलब यहाँ पे कुछ अलग है। जी का मतलब यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एफ का मतलब हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, कुछ उल्टा मत समझ लेना, ठीक है ना। तो जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इसके अपोजिट जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगी, तो क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, जी बराबर ये, जी देखा था हमने, जी तो हमने देखा था यही होता है, जी देख लो, जी देख लो, जी देख लो, जी को हम ये लिख सकते हैं बराबर, फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ डॉट वी लिख सकते हैं। एफ क्या, यहाँ पे एफ है हमारा फ्रिक्शनल कांस्टेंट, एफ क्या हमारे पास, एफ है हमारा फ्रिक्शनल कांस्टेंट, वी क्या हमारे पास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वी को यहाँ पे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी भी कहा जाता है, वी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी वी इक्वल्स टू एम नॉट, एम नॉट, ये देख लेना, वी का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या किया हमने, ये क्या किया हमने, तो ये जो वी है, ये एफ को इस तरफ कर दो, इस एफ को इस तरफ कर दो, जो एफ है एफ को इस तरफ ले आओ, तो नीचे डिवाइड बाय, सिंपल सी बात, नीचे डिवाइड में एफ डाल दो ना, तो ये चीज आ गई, ठीक है, वही तो दे रखा है। तो ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी कब बोलते हैं, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी कब, जब आपका जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जब वो बराबर हो जाएंगी, कोई ऐसे दौरान, कोई ऐसा समय आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, वो टाइम आएगा, वो समय रहेगा कि जब आपका जी और एफ की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जब बराबर हो जाएंगी, तो उस समय पे जो वेलोसिटी रहेगी पार्टिकल की, उस समय पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी, उस समय पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी, तो हम उसको बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। अब कोई ऐसा मत बोल देना कि जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो वेलोसिटी कहाँ से आ गई, ठीक है ना, ऐसा मत बोलना। ऐसा बोलने का मतलब कि आप 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है ना। मान लेते हैं कि दो पार्ट फोर्स बिल्कुल जीरो है, फोर्स जीरो है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी जीरो हो, फोर्स जीरो तो मतलब वेलोसिटी भी जीरो, ऐसा तो नहीं ना होता है, ठीक। तो जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स जब ये बराबर हो जाएंगी, जब ये बराबर हो जाएंगी और उस समय पे जो वेलोसिटी रहेंगी उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, और उसको हम देखो यहाँ से निकाल दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, उसको हमने निकाल दिया, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आया है, अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 5 क्या है वो, हमने क्या किया था, हमने किया था एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ठीक है, जिसको आप जी बोलते हो, इस चीज को जी बोलते हो, ठीक है ना। इसको इक्वेट कर दिया था हमने फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, जो था आपका एफ वी, यही किया था ना हमने, ठीक है ना। हमने जी को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर किया था। अब ये क्या है, ये एम, इस एम को यूज नहीं करना, हमें कौन सा एम यूज करना है, हमें यूज करना है एम नोट माइनस एम नोट वी पी, हमें इसको यूज करना है, ठीक है। तो इस एम को हटाओ, इस एम को हटाओ, इस एम को हटाओ, यहाँ पे लिख दो एम नोट माइनस, अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा और करूं स्मॉल, तो एम नोट कॉमन ले लो, एम नोट कॉमन ले लो, क्या आ गया 1 माइनस वी पी, ठीक है। पी यहाँ पे रो है, रो बनाते हैं हम, ठीक है ना, हम रो बनाएंगे, ठीक। तो देखो एम, एम को हटाओ, एम को हटाओ, क्या लिखोगे एम नॉट 1 माइनस वी और ये रो, और ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एफ वी, आ गया,
सिंपल थी। अब देखो क्या करनी है, v को निकाल लो, मतलब कि f को इस तरफ कर लो, तो आ गया m नॉट 1 माइनस v रो ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय f इक्वल्स टू v। यही तो था हमारा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 यही तो है। अब जो बोले इक्वेशन 5 के हिसाब से वेलोसिटी, देखो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम नोट के, ठीक है ना। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम नोट के, मींस लार्जर पार्टिकल, मींस जिसका एम मास ज्यादा होगा, लार्जर पार्टिकल टेंड्स टू मूव फास्टर, लार्जर पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, दिख रही है हमें इक्वेशन में, देन स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है, ये सिंपल सी पॉइंट है। और दूसरा, ए डेंस पार्टिकल, जो पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, वो भी फास्टर मूव करेगा कंपेयर टू लेस डेंस पार्टिकल। ये सब तो आपको नॉर्मल सी लग रही होगी चीजें, ठीक है। अब डेंसर दी सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जितना ज्यादा डेंस रहेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो स्लोली मूव करेगा, मोर स्लोली द पार्टिकल विल मूव, द डेंसर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जितना डेंस रहेगा उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा आपका पार्टिकल, ठीक है। ग्रेटर द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा करोगे, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा करोगे, पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी उसकी क्या आएगी, कम आएगी। ये तो आपको इक्वेशन से ही दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन में इतनी चीजें आप देख सकते हो, बाकी ये दो पॉइंट तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि पार्टिकल की डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगी वो उतना ज्यादा तेज मूव कर पाएगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना स्लो मूव कर पाएगा, ठीक है। इट इज जनरली डिफिकल्ट टू डिटरमाइन v रो और f accurately, so sedimentation coefficient s is useful measurement used to describe the differential behavior of the particle in centrifugal field, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल इस सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है ना, कौन ज्यादा सेडिमेंट करेगा कौन कम करेगा, इस इक्वेशन से निकालोगे उनकी वेलोसिटी तो दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि v को कैलकुलेट करना, रो को कैलकुलेट करना, f को कैलकुलेट करना, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करना, इन सबको मुश्किल होता है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है कि आप v को, वेलोसिटी को, आप डेंसिटी को, आप फ्रिक्शनल कांस्टेंट को मेजर कर पाओ, ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है वो, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, यहाँ पे ये लिख रखा है इन्होंने गलत, v ऊपर करो ओमेगा स्क्वायर आर नीचे करो, v ऊपर है, v ऊपर है, ओमेगा स्क्वायर आर नीचे है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक। तो सेडिमेंटेशन की वैल्यू है, सेडिमेंटेशन की वैल्यू होती है v डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे जो ये आपका v है, जो आपके पास ये v है, ये तो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी, और ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, ये है आपका क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसी को बोलते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर आर को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। m जोड़ दोगे, मास इंटू में एक्सीलरेशन, ये मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये बन गया फोर्स, तो यही तो था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर आर, समझ रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी इतनी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। कैसे आ गई इतनी, देखो इधर ही देख लो, क्या है v, ये रहा v, हम अपने वाले इक्वेशन हमने लिखा था v, v इधर v है, तो इसने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर आर को नीचे कर दिया, इस ओमेगा स्क्वायर आर को इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर आर को इधर ले आया अपने, तो अब क्या बचा, v डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस v डेंसिटी डिवाइडेड बाय f, ठीक है ना, ये m नॉट है, ठीक है, ये m नॉट वाला तो आ गया। तो दिखा ये कहाँ से आया, तो सिंपल सिंपल सी बात है, बढ़ते हैं आगे। The sedimentation coefficient, the sedimentation coefficient is the ratio, ये क्या sedimentation coefficient, रेशियो किसका,
वेलोसिटी का ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एंड ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा स्क्वायर आर नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काटो, तो it is the ratio of sedimentation velocity and angular acceleration. It is the ratio of sedimentation velocity and angular acceleration. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोलते हो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर को। ठीक, इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन पार्टिकल्स, ठीक है ना, और सॉल्वेंट। किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक गिवन पार्टिकल का, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक गिवन पार्टिकल का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रहता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। मोर ऑफन द नोटेशन प्रोवाइडेड बाय थियोडोर सिरबर्ग यूनिट आपने सुना होगा, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो सिरबर्ग ने कुछ नोटेशन दिया था, इन्होंने कुछ नोटेशन दिया था जो क्या करता है वो हमारा हेल्प में आता है कि जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को डिस्क्राइब करने में। जैसे कि देखो क्या है, अगर आपका सेडिमेंटेशन आया 20s, ठीक है ना, 20s, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन की वैल्यू आया 20s, तो आप क्या करो, 20s के जगह पे रख दो आप 10 की पावर -13, एस की जगह पे आपको रख देना है 10 की पावर -13। क्यों, वन सिलबग इज टेकन एज 10 की पावर -13 सेकेंड, ठीक है ना, एक सिलबग कितना होता है 10 की पावर -13 सेकेंड। बस इतना ही याद रख लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सिलबग कांस्टेंट क्या है, इट इज द नोटेशन। सिलबग कांस्टेंट क्या है, ये नोटेशन है जो क्या है, क्या करता है, वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिफाइन करने में हेल्प करता है, उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक, many biological components are described by their sedimentation coefficient। इसका आपने सुना होगा 70s and 60s राइबोसोम। और 80s। दी मोर दी एस वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा रहेगी, फास्टर आपका पार्टिकल मूव करेगा, विल पार्टिकल ज्यादा फास्टर मूव करेगा और वो जल्दी सेडिमेंट करेगा। फॉर इंस्टेंस राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है 70s का, ठीक है ना, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है 70s का, उसका जो सब यूनिट है, ठीक है, उसका जो सब यूनिट है वो कितने का होता है, 50 और 60 का। और जो 80s का होता है, 80s का, उसका कितना होता है, उसका होता है 60 और 40 का। तो वही मैं बोल 60s और 40s। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है 70s टाइप होता है प्रोकैरियोट्स में, तो उसके जो सब यूनिट है वो कितने के होते हैं, 50s और 30s। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स में होता है 80s का, तो उसका यूनिट कितना, सब यूनिट कितना होता है, 60s और 40s। The S value of the ribosome subunit do not added to that of intact ribosome। S वैल्यू कितनी थी इसकी सब यूनिट की, 50 और 30, और जो इंटैक्ट मीन्स जो दोनों सब यूनिट मिलकर जो एक यूनिट बन रहा है, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन आया है वो इन दोनों का सम नहीं है, 80 आना चाहिए लेकिन 70 है, तो वही बोला जा रहा है the S value of the ribosome subunit, राइबोसोम के सब यूनिट का जो S वैल्यू है, डू नॉट ऐड, ये ऐड होते नहीं है, ये ऐड नहीं होते हैं टू दैट ऑफ द इंटैक्ट राइबोसोम, ऐड होकर ये इंटैक्ट राइबोसोम का यूनिट फॉर्म नहीं करते हैं कि 50 और 30 फॉर्म करोगे और 80 लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों, इसका इंडिविजुअल जो दो यूनिट था उनका शेप अलग अलग टाइप का होगा,
ये जब दोनों मिलेंगे, तो उनका शेप कुछ अलग आएगा, इसका शेप कुछ अलग आएगा। हम जानते हैं ये शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये चीज शेप पे डिपेंड करती है, आपको बताई गई थी कि कौन कैसे सेडिमेंट करेगा, वो उसके शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। as the shape of the particle will influence s value, ठीक है ना। शेप पार्टिकल की शेप एस वैल्यू को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। पार्टिकल की जो एस वैल्यू है, जो सिल्वर की यूनिट आती है, वो उसकी शेप के कारण, शेप उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। वो उसकी शेप के कारण होती है, मतलब शेप के कारण ही नहीं होती, बाकी और भी फैक्टर होते हैं, हाँ शेप वाला फैक्टर भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। सो द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज नॉट ऑलवेज सिंपल, ठीक है। कि आप दो सब यूनिट था, इसका मास मान लो कुछ है 2, इसका मास मान लो 3, और दोनों का मिला के बोलोगे तो हाँ इनका मास 5 रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब इसका अगर सेडिमेंटेशन है आपका 10, इसका है 20, तो इसका 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सा एडिशन नहीं होता इसमें, ठीक है ना। वही बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मासेस एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज नॉट ऑलवेज सिंपल। किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का हो सकता है कि 30s हो और 40s हो, मिला के दोनों का यूनिट जो बन रहा हो वो 70s हो, हाँ, और रियल में भी 70s हो, ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन ऑलवेज ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अलग है, हो सकता है अलग है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ पार्टिकल मान लिया, इसका जो सेडिमेंटेशन वैल्यू है, इसका सेडिमेंटेशन वैल्यू है वो मान लो 20s है, और कोई एक अलग पार्टिकल है उसका सेडिमेंटेशन वैल्यू है 40s। दोनों को आपने मिला के एक पार्टिकल बनाया, तो उसका आ रहा हो सेडिमेंटेशन 60s। तो हाँ ये पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है, हो सकता है, हो भी नहीं भी हो सकता है, किसी किसी केस में हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो, इट इज मोर ऑफन कन्वीनियंट टू express centrifugal force as the value relative to the earth gravitational field, RCF, relative centrifugal force। अब जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया है, क्या क्या है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिख दिया गया 1.12 इंटू 10⁻⁵ इंटू आरपीएम का स्क्वायर, राउंड पर मिनट, उसका स्क्वायर ले लेना इंटू में आर। आर आप जानते हो कि रेडियस होता है रोटर का, ठीक है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन से जहाँ का आप स्टडी कर रहे हो वहां तक का आर। और ये वैल्यू आपको याद रख लेनी है सेम एज इट इज। और आरपीएम तो आप जानते ही होंगे कितना राउंड पर मिनट घुमा रहे हो, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक। हेंस आरसीएफ एज डिफाइंड इन इक्वेशन 6 में जो आरपीएम है, आरसीएफ जो है, आरसीएफ जो इक्वेशन 6 में दिखाया गया है, डिपेंड्स ऑन दी आरपीएम, ये डिपेंड करता है आरपीएम पे, ये डिपेंड करता है आरपीएम पे, और ये डिपेंड करता है रेडियस पे, ठीक है ना, रेडियस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एंड इट इज जनरली, इसको इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट कितना आता है, जी। इसका यूनिट क्या आता है, जी, यूनिट ऑफ ग्रेविटी इसकी यूनिट है, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या आती है, ग्रेविटी की यूनिट में आती है, यूनिट ऑफ ग्रेविटी हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, जी यूज करते हैं हम इसके लिए। तो सिंपल सी बात है, आरसीएफ कैलकुलेट करने का आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है। आरसीएफ कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, बोला जा रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, एज आरसीएफ, ठीक है ना। बहुत बार देखा होगा, ज्यादातर ज्यादातर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आरसीएफ के टर्म में इसको निकालते हैं, ठीक है ना। आरसीएफ क्या है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ज्यादातर अभी हम देखेंगे आगे कि जब हम आरसीएम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट ना करके हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करेंगे, ठीक ना, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसका फॉर्मूला जिसमें कुछ आपको एज इट इज याद रख लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब देखो क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आते हैं, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, ये तो सिंपल सा है। अब दूसरा, व्हाट इज द मीन बाय सिडबर्ग यूनिट, सिडबर्ग यूनिट क्या है,
हिरबर्ग यूनिट क्या है? हिरबर्ग यूनिट क्या है? तो इट इज द नोटेशन। हिरबर्ग यूनिट क्या है? इट इज द नोटेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द थियोडोर हिरबर्ग, which is used which is used to describe the sedimentation coefficient। समझ रहे हो? एस क्या था? एस क्या था हमारे पास? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये एस क्या था? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करता है। यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपको कितना आ गया? आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आ गया मान लो 20s। ठीक है ना? तो सिल्बर्ग यूनिट क्या करेगा? सिल्बर्ग यूनिट क्या करेगा? सिल्बर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करेगा। सिल्बर्ग यूनिट है क्या? वो सिंपल सा एक नोटेशन है। इट इज द नोटेशन। सिंपल सी बात है, आपको याद रख लेनी। सिल्बर्ग यूनिट इज द नोटेशन which is given by the Theodore Silberg and it is used to describe the sedimentation coefficient। ठीक है ना? अब इसके डीप में बिल्कुल नहीं जाना है हमें। ठीक है ना? इसके बिल्कुल डीप में जाके हमें नहीं जाननी है। अभी चीजें हमारे पास बहुत आगे आएंगी। ठीक है? सो लेक्चर को हम यहीं पे एंड अप करेंगे। हमने देख लिया क्या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ज़्यादा यूज नहीं करते इसमें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करते कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल के बताओ कितना आया हर एक चीज का। ठीक है ना? तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होता है? वो होता है आपका 1.12 × 10⁵ आरपीएम का स्क्वायर ले लेना है, इनटू में आपका रेडियस ऑफ द रोटेशन। ठीक है? और ये जो वैल्यू है इसको इम्पेरिकल फैक्टर बोला जाता है। ये एक इम्पेरिकल फैक्टर है। ठीक है? ये सब चीजें कोई उतनी नहीं है। हम सिंपल सा बस ये फॉर्मूले को दिमाग में रख के चलेंगे। जहां भी हमें बोला जाएगा कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करनी है, आपके पास आरपीएम दे रखी है, आपके पास रेडियस ऑफ रोटेशन दे रखा है, तो हम सिंपल से कैलकुलेट कर लेंगे अगर आती है तो। ठीक है ना? और कोई ऐसे नहीं पूछने जाने वाला कि आरसीएफ क्या होता है। इट इज द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ज्यादातर हम यही कैलकुलेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जगह पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्रेस करना है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्रेस करना है तो हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लेते हैं। रिलेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये किससे रिलेट करके, किससे रिलेशन में? ग्रेविटेशनल फील्ड से। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके रिलेटिव में हम आरसीएफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो रिलेटिव का मतलब आप जानते हो ना, रिलेटिव का मतलब किससे रिलेट करके चीजें निकाली जाती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रही है वो किसको रिलेट करके? वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेट में निकाली जाती है। ठीक है ना? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को रिलेट करके निकाली जाती है। तो आरसीएफ आती है हमारे पास, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है? सो आपको बस सेडिमेंटेशन के बारे में सिल्बर्ग यूनिट आपको पता चल गया। ठीक है ना? ये सिंपल सी एक नोटेशन है जिसको थियोडोर सिल्बर्ग ने दिया। इस चीज को यूज क्यों करते हैं बस उतने पता होना चाहिए। क्या है? नोटेशन है ये। किसने दिया? थियोडोर सिल्बर्ग ने दिया। किस चीज के लिए यूज करते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है ना? और ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, ये जो सिल्बर्ग का जो फॉर्मूला था, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला था, v डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक। और v तो आप निकाल ही सकते हो। v को अगर देखो अभी मैं बोलना चाहूँ कि v निकालो, अगर मैं अभी बोलूँ आपको कि v निकालो, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी निकालो, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी निकालो, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या बातें याद रखनी है? आपको बातें याद रखनी है कि हमने क्या किया था। हमने क्या किया था? हमने किया था क्या? हमने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल कर दिया था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर, फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा एफ और वी। एम की वैल्यू को हम बदलेंगे, एम की वैल्यू को हम बदलेंगे, क्या लिखेंगे? एम की वैल्यू को लिखेंगे जैसे निकाले तो एम नॉट, एम नॉट माइनस एम नॉट वी पी, दो ले लो ये। अब एम कॉमन ले लो, एम नॉट कॉमन लोगे तो बचेगा आपके पास वन माइनस वी नॉट। आ गया हमारे पास क्या आया? एम की हम क्या लिखेंगे? एम नॉट वन माइनस वी नो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एफ वी। अब एफ को नीचे कर दोगे, एम नॉट वन माइनस वी नो ओमेगा स्क्वायर आर
ये आपके पास v आ गया, ठीक है ना, ये आपके पास v आ गया। और आपको एक बात याद रखनी है, क्या, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो रेशियो होता है किस चीज का, रेशियो होता है, वो रेशियो होता है टू दी वेलोसिटी टू दी एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एस क्या है हमारे पास, एस क्या है, एस हमारे पास है, इधर देखो, एस क्या है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना, ये है हमारे पास। अब यहाँ से आप चीजें निकाल सकते हो इजिली, वी बाय ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा, ये इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हो। वी बाय ओमेगा स्क्वायर आर को नीचे कर दोगे, ओमेगा स्क्वायर आर, तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो यही चीजें हमने यहाँ पे पुट करी हुई है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही देर समझना था, ये सारी चीजें आई होप आपको सही ढंग से समझा दिया है मैंने, ये सारी चीजें मैंने समझाई, ये और वेट करके ये चीजें मैंने बार बार बताई है, लगभग आई थिंक 2 से 3 बार तो मैंने इस चीज को करके दिखा दिया, और इस चीज को भी मैंने कितने बार यूज किया, एम इक्वल टू एम नोट माइनस एम नोट वीपी, एम इक्वल टू एम नोट माइनस एम नोट वीपी, एम इक्वल टू एम नोट माइनस एम नोट वीपी, बोलोगे याद हो जाएगा। ये करेक्शन फैक्टर है, ये मास में ये क्या है, ये एक्चुअल मास, कुछ करेक्शन फैक्टर हमने रखा है। करेक्शन फैक्टर क्या है हमारे पास, एम नोट माइनस, सॉरी, करेक्शन फैक्टर क्या है, एम नोट वीपी, करेक्शन फैक्टर क्या है, एम नोट वीपी, मींस एक्चुअल मास में करेक्शन फैक्टर को माइनस कर दो, एक्चुअल मास में करेक्शन फैक्टर को माइनस कर दो, तो आपको जो मास आएगा उसको हम बोलते हैं बुओयंट मास, ठीक है ना, ये होता है बुओयंट मास। एक्चुअल में ऐसा कुछ मास होता नहीं है कि उसका मास घट गया, कुछ अलग हो गया। ये इस चीज के लिए कि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो, आप जब ये जी, जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर दे रहे हो डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप बुओयंट फोर्स को इग्नोर कर रहे हो। अरे आपने न्यूटन लॉ सुना होगा ना, ठीक है ना, अगर इधर एक फोर्स है, नीचे एक फोर्स है और एक फोर्स है, अगर आपको ये दोनों फोर्स को इक्वेट करना है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। इग्नोर कब कर सकते हो, जब आपने कुछ चेंज किया हो। तो हमने मास में कुछ चेंज कर दिया, इसको ऐसा किया है कि मास को ऐसे बदल दिया है कि इससे इफेक्ट ना पड़े, बस इतना साफ समझ लेना है हमें, ठीक है। वैसे अगर ये समझाएं, ये इसको बताएं जाना पड़े क्या ये मास कैसे आया, तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो हमें नीड भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल फिर फिजिक्स लेवल पे पढ़ने लग जाओगे, लगेगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री से बिल्कुल अलग चले जाएंगे, तो हम उस चीज को नहीं देखने वाले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन दी सेंट्रीफ्यूज, डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। एक लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन को एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे।